Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 2, microorganism, our friend or foe, of class 8th science. I have already explained the microorganisms are the organisms which we can't see. With naked eye we have to take the help of microscope or magnified glass to see them. For example, bacteria, fungus, प्रोटोजोआ, एल्गी और जो वायरस है वो भी क्या है, माइक्रोब्स ही हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ़ायदेमंद होते हैं, हमारे लिए हेल्पफुल हैं क्योंकि वे दूध को दही में बदल देते हैं, कुछ एनवायरनमेंट को साफ़ करने के काम आते हैं, कुछ सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, कुछ वैक्सीन बनाने के काम आते हैं। ये अभी तक हमने पढ़ रहे थे इस चैप्टर में, हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल टू अस। तो इसमें अब हम पहुँचे हैं यहाँ पर इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी। जो माइक्रोब्स हैं, कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं, सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स द नाइट्रोजन। कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करने के काम आते हैं। अब तुम्हें पता है कि एयर में 78% नाइट्रोजन है। अगर पौधे सीधा डायरेक्टली उसे ले सकते हैं तो कितना इजी होता कि वो नाइट्रोजन लेकर अपना लिए जो प्रोटीन बनाना हो वो बना लें, लेकिन पौधे ऐसा नहीं कर सकते। वे CO2 तो ले सकते हैं लेकिन नाइट्रोजन सीधा एयर में से नहीं ले सकते, तो उन्हें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, बैक्टीरिया की। कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल देती हैं, फिर उन्हें मिट्टी में मिला देते हैं और उस मिट्टी से पानी के घुले हुए रूप में पौधे ले लेते हैं। इसलिए इन्हें नाइट्रोजन फिक्सर बोलते हैं। नाइट्रोजन को जो फिक्स करता है, जैसे राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो पल्स प्लांट है, उनके रूट्स नोड्यूल में रहते हैं। वो क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है ताकि पौधे उसको ले सके। इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी, ये आपको जो पिक्चर दिखा रखी है ये ब्लू ग्रीन एल्गी की है, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ये भी नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन को पकड़कर उन्हें नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज कर देते हैं, फिर वो मिट्टी में मिलकर पौधे उसे आसानी से ले सकते हैं और अपने प्रोटीन बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। कुछ जो बैक्टीरिया हैं, कुछ फंगस क्या करती है, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल, इन सभी को खाती हैं, कंज्यूम करती हैं और एनवायरनमेंट को क्या करती है, साफ़ करती है। जिन्हें डिकम्पोजर बोलते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो क्या करते हैं, वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, एनिमल डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, इनके जो वेस्ट है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं। अगर हम 2 पॉट ले लें, पॉट्स का मतलब 2 आप बर्तन ले लीजिए या फिर जैसे गमले ले लेते हैं 2, जिसमें से एक को मार्क A लिख देते हैं। जैसे हमने एक गमला ये लिया, एक को हमने A नाम दिया, दूसरे को B। इसमें हमने प्लांट वेस्ट डाले। कैसे वेस्ट, प्लांट वेस्ट इन A, और B में हमने क्या डाला है, पॉलीथीन, प्लास्टिक टॉयज, ग्लास बॉटल, ये सब बी में डाली और ए में हमने प्लांट वेस्ट। अगर हम इसे देखें 3-4 वीक के बाद, अगर हम दोनों गमलों में पहले मिट्टी भर लेते हैं, सोइल भर लेते हैं, और उसके अंदर हमने पहले में प्लांट वेस्ट डाल दिया, दूसरे में मिट्टी भरी है लेकिन उसके ऊपर हमने पॉलीथीन, ग्लास बॉटल ये सब डाल दी। कुछ 3-4 वीक के बाद जब हम चेक करेंगे, जो प्लांट ए में एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट अगर आप डालते हो तो वो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उसे बैक्टीरिया और माइक्रोब्स वो डिकम्पोज कर देंगे। लेकिन जो प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, ये डिकम्पोज नहीं होंगे क्योंकि इसे कोई भी माइक्रोब नहीं खाता, कोई भी इसे कंज्यूम नहीं करता। वो एज इट इज रहते हैं, वो जल्दी से ख़त्म नहीं होते। तो पहला जो है वो खाद में, मैन्योर में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, इनको कुछ बैक्टीरिया, कुछ माइक्रोब्स कन्वर्ट कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, जिससे वो फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं और उस मिट्टी में से पौधे उसे दोबारा यूज कर लेते हैं।
द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड एंड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस। जो हमारे लिए तो ये हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंस है क्योंकि वेस्ट है, प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, फ्रूट वेस्ट, उसको डिग्रेड कर दिया, उसे डिकम्पोज कर दिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने। इससे हमारा एनवायरनमेंट साफ हो गया और वो खाद में बदल गया। और ह्यूमस भी बोलते हैं, जो अपने आप बदलता रहता है। जैसे तुमने कभी फॉरेस्ट में देखोगे तो वहाँ पर बहुत ब्लैक कलर का सब्सटेंस जो मिट्टी में होता है, वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस ऐसी डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को माइक्रोब्स डिकम्पोज कर देते हैं और ब्लैक कलर का सब्सटेंस में बदल देते हैं, जिसे ह्यूमस बोलते हैं। ये मिट्टी को फर्टाइल कर देता है, इससे मिट्टी की उपजाऊपन बढ़ जाता है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब तक तो तुमने उसके सारे फायदे पढ़े। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो बहुत ही हार्मफुल हैं। दे कॉज ऑफ डिजीज इन मैनी प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स। दीज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोगोन्स। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, वो हमारा जो खाना है ना उसको ख़राब कर देते हैं, क्लॉथ को ख़राब कर देते हैं, लेदर ख़राब कर देते हैं। तो ये सब डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, इन हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन्स, अगर हम इंसानों में पढ़ें कि ये डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स कैसे खतरनाक हैं, तो वो हमारी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं? थ्रू वाटर विच वी ड्रिंक, थ्रू एयर विच वी ब्रीथ, थ्रू फूड विच वी ईट। अगर हम खाना खाते हैं तो उसके थ्रू भी अंदर जा सकते हैं, सांस लेने से हवा के जरिए भी अंदर जा सकते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट, अगर एक बीमार आदमी है उसके कांटेक्ट में हम आ जाते हैं तो उससे भी हमें ये बीमारी लग सकती है, क्योंकि ये टच करने से भी फैलती हैं कुछ बीमारियाँ। जो कम्युनिकेबल डिजीज वो होती हैं ऐसी डिजीज जो फैलती हैं एक अनहेल्दी पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में। अगर ये हवा, पानी, फूड और फिजिकल कांटेक्ट से फैलती हैं तो उन बीमारी को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। एग्जाम्पल के लिए कोलरा, हेजा, कॉमन कोल्ड, खांसी जुकाम, चिकन पॉक्स, टीबी, ये सब कम्युनिकेबल डिजीज हैं जो एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में हवा, पानी और खाने और टच से फैल सकती हैं। व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज, जैसे किसी को अगर जुकाम है और वो उसको छींक आती है तो कुछ छोटे छोटे पानी के ड्रॉप जो उसके नाक से निकले हैं वो हवा में आ जाते हैं। उस हवा के में जब कोई हेल्दी पर्सन सांस लेगा तो वे वायरस उसके नाक के थ्रू उसके अंदर चले जाएंगे हेल्दी पर्सन के, और वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, उसे भी जुकाम होने के चांस होते हैं, इसलिए क्योंकि ये वायरस उसके अंदर चले गए। यहाँ पर कुछ इंसेक्ट और एनिमल्स भी हैं जो कैरी करते हैं इन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को। उसमें से कॉमन कौन सा है? हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या करते हैं? हाउस फ्लाई गार्बेज पे बैठती है या एनिमल एक्सक्रीटा पे बैठती है। फिर जब वो उसके अंदर ये डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स जब चिपक जाते हैं उसके पैरों में, जब वो हमारे अनकवर्ड फूड पे बैठती है, कोई फूड हमने बिना ढका रखा हुआ है तो वे जो माइक्रोब्स हैं उस पर खाने पे आ जाते हैं। फिर उस अनकवर्ड फूड को जब हम कंज्यूम करेंगे, हम खाएंगे, तो हमारे शरीर में चले जाएगा ये माइक्रोब्स और बीमारी फैलाएंगे। इसके अलावा एनाफ्लीज मॉस्किटो, ये एनाफ्लीज मॉस्किटो फीमेल मच्छर होता है जो एक पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, मलेरिया बीमारी फैलाता है। ये मलेरिया का जो बुखार होता है वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है, उसको कैरी करके लेके जाता है। जब जिसको मलेरिया हो रहा हो, अगर उसको ये एनाफ्लीज मॉस्किटो काट लेती है तो उसके ब्लड से वो उसके अंदर चला जाता है, किसके अंदर? एनाफ्लीज मच्छर के अंदर। जब वो एक हेल्दी पर्सन को दोबारा काटेगी तो उसके अंदर इसे पैरासाइट को छोड़ देती है, जिससे दूसरे को भी मलेरिया हो जाता है। फीमेल एडीज मच्छर, ये मॉस्किटो है, ये कैरी करता है डेंगू वायरस को। किस वायरस को? डेंगू के वायरस को। डेंगू जो फीवर है उसके वायरस को फीमेल एडीज मच्छर कैरी करता है। फीमेल एनाफ्लीज मच्छर मलेरिया के पैरासाइट प्लाज्मोडियम को कैरी करता है। तो ये आपको लर्न करना है कि कौन सा मच्छर किसको कैरी करता है। ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर, अब हम इससे बचा कैसे सकते हैं अपने आप को? तुम्हें पता है सारे के सारे जितने भी मॉस्किटो होते हैं पानी में ही बच्चे पैदा करते हैं, पानी में अंडे देते हैं।
तो हमें आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। कूलर में, टायर में, फ्लावर पॉट में टाइमली इनको हमें क्या करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए और आसपास एरिया ड्राई रखना चाहिए। प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग, और वो अंडे ना दे सके, कोशिश ये रखनी चाहिए उनकी ब्रीडिंग ना हो, रिप्रोडक्शन ना कर सके, ये ध्यान रखना चाहिए। तभी हम डेंगू और मलेरिया से सुरक्षित रह सकते हैं। आज हम स्टूडेंट इतना ही रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट।